Good evening, students. Welcome to Bharat Humanities classes. Dear students, today we discuss important terms, the timeline, and the most important MCQs of chapter number 1, the rise of nationalism in Europe of history class 10th. So let us start with the important terms. Absolutist, literally a government or system of rule that has no restraints on the power exercised. एब्सोल्यूटिस्ट का मतलब क्या होता है? एक ऐसी सरकार या एक ऐसा प्रशासन जिसकी पावर के आगे कोई क्वेश्चन मार्क ना हो, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रेंट ना हो, उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं. इन हिस्ट्री द टर्म रेफर्स टू ए फॉर्म ऑफ मोनार्कियल गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव. और एब्सोल्यूटिस्ट जो टर्म है वो किसके लिए यूज़ की जाती है? राजतंत्र के लिए इसको क्या किया जाता है? यूज़ किया जाता है. तो एब्सोल्यूटिस्ट एक ऐसी गवर्नमेंट होती है जिसकी सत्ता, जिसकी पावर के ऊपर किसी का अंकुश नहीं होता है, किसी का कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूटिस्ट कहते हैं. नेक्स्ट है आपका यूटोपियन, द विजन ऑफ ए सोसाइटी दैट इज टू आइडियल टू एक्चुअली एग्जिस्ट. एक ऐसा कल्पना आदर्श समाज जिसका वास्तव में होना नामुमकिन हो, असंभव हो, उसको हम क्या कहते हैं? यूटोपियन कहते हैं. नेक्स्ट आता है प्लेबिसाइट. प्लेबिसाइट क्या होता है? ए डायरेक्ट वोट बाय विच ऑल द पीपल ऑफ अ रीजन आर आस्क्ड टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट ए प्रपोजल. सपोज आपसे गवर्नमेंट कोई प्रपोजल रखती है और उसके यस और नो, इट मीन्स एक्सेप्ट और रिजेक्ट के बारे में पूछती है, तो उस डायरेक्ट वोट को क्या नाम दिया जाता है? प्लेबिसाइट. नेक्स्ट है सफ्रेज. सफ्रेज का मतलब होता है द राइट टू वोट. नेक्स्ट है कंजर्वेटिज्म. कंजर्वेटिज्म कौन होते हैं? रूढ़िवादी कौन होते हैं? द पॉलिटिकल फिलोसफी, ये एक राजनीतिक दर्शन है दैट स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेडिशंस, एस्टेब्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस, कस्टम्स एंड प्रेफर्स ग्रेजुअल डेवलपमेंट टू अ क्विक चेंज. एक ऐसी व्यवस्था, एक ऐसा राजनीतिक दर्शन जो किसके ऊपर? जो हमारी परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उन पर ज़्यादा क्या करता है? फोकस करता है. चर्च, मोनार्कियल सिस्टम, इनके एडमिनिस्ट्रेशन पे ज़्यादा क्या करता है? बिलीव करता है. उसको हम क्या कहते हैं? कंजर्वेटिस्ट कहते हैं. नेक्स्ट आता है फेमिनिस्ट. फेमिनिस्ट कौन होता है? देखिए, कोई भी पर्सन जो इक्वल राइट्स ऑफ वीमेन की क्या करता है? डिमांड करता है, उसको हम क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट कहते हैं. पब्लिक और प्राइवेट लाइफ के अंदर महिलाओं के लिए बराबर अधिकारों की मांग करने वाले व्यक्ति को हम क्या कहते हैं? नारीवादी कहते हैं, फेमिनिस्ट कहते हैं. अवेयरनेस ऑफ वीमेन्स राइट एंड इंटरेस्ट बेस्ड ऑन द बिलीफ ऑफ सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इक्वालिटी ऑफ जेंडर्स. देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर बिटवीन द मेल एंड फीमेल. तो हम उसे क्या कहते हैं? फेमिनिस्ट कहते हैं. नेक्स्ट आता है एथनिक. relates to a common racial, tribal or cultural origin or background that a community identifies with or claims. Ethnic क्या होता है? एक social division होता है which is based on caste, color, religion, region, race, etc. एक सामाजिक विभाजन होता है, एथनिक सामाजिक विभिन्नताएं होती है जिनका आधार आपका जाति, रंग, आपकी नस्ल इस तरह से हो सकता है, उसको हम क्या कहते हैं? एथनिक. जैसे श्रीलंका का एथनिक कंपोजिशन क्या था कि वहाँ पर 74% जो लोग थे वो सिन्हालीज थे, 18% तमिल्स, तमिल में भी दो सब ग्रुप थे, एक आपका कौन सा? श्रीलंकन तमिल 13%, एक आपका कौन सा? इंडियन तमिल 5%. इसके अलावा क्रिश्चियन भी थे जो कितने परसेंट थे? 7% हैं. तो ये आपका क्या है? एथनिक कंपोजिशन है. नेक्स्ट आता है एलिगेरी. देखिए, हमने भारत माता के बारे में, हमने जर्मनी, मारियन जो फ्रांस के अंदर जो भी हमने प्रतिमाओं के बारे में पढ़ा है, उनको हम एलिगेरी कहते हैं. देखिए, जब भी कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जब हम एक्सप्रेस करते हैं थ्रू ए पर्सन और अ थिंग, उसको हम क्या कहते हैं? एलिगेरी कहते हैं. व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया इज एक्सप्रेस थ्रू ए पर्सन और अ थिंग, दैट इज नोन एज एलिगेरी. नेक्स्ट आता है सम इम्पोर्टेंट डेट्स. देखिए, फर्स्ट डेट जो है आपकी 1789, 14 ऑफ जुलाई 1789 को आपका कौन सा रेवोल्यूशन हुआ था? फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ था. ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन. जो प्रभुसत्ता थी वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट हो गई? मोनार्की से आपका फ्रेंच सिटीजन के हाथ में जो सत्ता थी वो चली गई. नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट डेट है 1797. इन दिस ईयर नेपोलियन इन्वेड्स इटली एंड नेपोलियनिक वॉर्स बिगेन. नेपोलियन ने किसके ऊपर हमला कर दिया? इटली के ऊपर क्या कर दिया? हमला कर दिया. नेक्स्ट आता है 1804. देखिए, ये सिविल कोड आया था 1804.
जो इंट्रोड्यूस किया गया था बाय नेपोलियन बोनापार्टे, इसलिए इसको नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। नेपोलियनिक कोड वाज इंट्रोड्यूस एबोलाइजिंग प्रिविलेज बेस्ड ऑन द बर्थ। देखिए ये वो विशेष अधिकार थे जिनको समाप्त किया गया नेपोलियन के द्वारा, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट टैक्स फ्री होते थे और ऑल द टैक्सेस वर पेड बाय द थर्ड स्टेट। ये सब चीज़ों को किसने खत्म किया था? नेपोलियन ने खत्म किया था। फ्यूडल सिस्टम को खत्म किया, सिक्योर्ड राइट टू प्रॉपर्टी, एस्टेब्लिश इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये और यूनिफॉर्म वेट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम, इम्प्रोवाइज ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, ये सब आपके किसके पार्ट थे? नेपोलियन ने जो सिविल कोड लाया था नेपोलियन 1804 के अंदर, ये सब उसी के क्या थे? पार्ट थे। नेक्स्ट आता है 1814 एंड 15, फॉल ऑफ नेपोलियन। देखिए बैटल ऑफ वाटरलू हुआ था जिसके अंदर किसकी हार हो गई थी? नेपोलियन बोनापार्टे की क्या हो गई थी? हार हो गई थी। नेक्स्ट आता है 1821, ग्रीक स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस बिगेन। देखिए ग्रीक जो आपका ऑटोमन एम्पायर के अंडर में था, वो उसके अंदर जो स्वतंत्रता की जो शुरुआत थी, जो आज़ादी का एक संघर्ष था, वो क्या हो गया था? शुरू हो गया था, जिसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था लॉर्ड बायरन, जो एक इंग्लिश पोइट थे, जो जिन्होंने फंड कलेक्ट किया, जिनकी डेथ हो गई 1824 में जब वो बॉर्डर पे थे बिकॉज ऑफ फीवर। नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1832, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल एंड ग्रीक वॉज रिकॉग्नाइज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। देखिए कुस्तुनतुनिया की संधि, हिंदी में इसे कहते हैं कुस्तुनतुनिया, ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल, जिसके द्वारा यूनान एक स्वतंत्र क्या बन गया था? राष्ट्र बन गया था। नेक्स्ट 1848, रेवोल्यूशंस इन यूरोप, आर्टिसंस, इंडस्ट्रियल वर्कर एंड पीसेंट रिवोल्ट अगेंस्ट द इकोनॉमिक हार्डशिप। ये देखिए जितने भी आपके 1830, 1848, 1789 जितने भी आपके रिवोल्ट शुरू हुए थे, ये सारे के सारे फ्रांस पेरिस से क्या हुए थे? शुरू हुए थे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली आपका जो पीरियड था 1859 टू 1870, देखिए यूनिफिकेशन ऑफ इटली कब हुआ था? 1861। और आपको यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि यूनिफिकेशन ऑफ इटली, हु वाज द फादर ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ इटली? तो आपका नाम होगा काउंट काउर। उनका नाम क्या था? काउंट काउर, जो सार्डिनिया पिडमोंट के क्या थे? मिनिस्टर थे, जो विक्टर इमैनुअल सेकंड के क्या थे? मिनिस्टर थे। और यूनिफाइड इटली के सम्राट या राजा किसको बनाया गया? तो आपका आंसर होगा विक्टर इमैनुअल सेकंड। नेक्स्ट है पीरियड आपका यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। फादर ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कौन थे? ओटो वॉन बिस्मार्क, जो पर्सिया के चीफ मिनिस्टर थे। ये आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। 1905, स्लाव नेशनलिज्म गैदर फोर्स इन हैब्सबर्ग एंड द ऑटोमन एम्पायर्स। नेक्स्ट कैटेगरी आती है आपकी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो लेट अस स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Identify the French artist who prepared a series of 4 prints visualizing his dream of a world from the following। देखिए एक फ्रेंच आर्टिस्ट थे जिन्होंने 1848 के अंदर, ध्यान रखना है कौन से ईयर में? 1848 के अंदर, जिन्होंने 4 प्रिंट्स की एक सीरीज निकाली थी और वो चाहते थे कि डेमोक्रेटिक्स रिपब्लिक्स का क्या हो? स्थापना हो। और वो व्यक्ति थे फ्रेडरिक सोरेयू। डी ऑप्शन इज योर राइट आंसर। देखिए फ्रेंच आर्टिस्ट जिन्होंने 4 प्रिंट की एक सीरीज निकाली, उनका अपना एक ड्रीम था कि वो मोनार्की डिक्टेटरशिप को ख़त्म करके डेमोक्रेटिक सेटअप को क्या करना चाहते थे? एस्टेब्लिश करना चाहते थे। वो थे आपके फ्रेडरिक सोरेयू। नेक्स्ट आता है व्हाट वाज द थीम ऑफ द प्रिंटिंग्स ऑफ फ्रेडरिक सोरेयू? तो आपका आंसर हो जाएगा डेमोक्रेसी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू विद रेफरेंस टू नेपोलियन बोनापार्टे? ही इंट्रोड्यूस नेपोलियनिक कोड, बिल्कुल ठीक है। 1804 का जो सिविल कोड था जिसको नेपोलियन कोड के नाम से जाना जाता है, ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। ही प्रोमोटेड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि नेपोलियन बोनापार्टे ने क्या किया था? डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय किया था और डिक्टेटरशिप को वहाँ पर क्या किया था? स्थापित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है ही मेड द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड नेपोलियनिक कोड वाज एक्सपोर्टेड टू ऑल द रीजन्स अंडर फ्रेंच कंट्रोल। तो आपका ए, सी और डी ये बिल्कुल क्या है? राइट है। लेकिन बी ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा कि उसने डेमोक्रेसी को क्या किया था? प्रमोट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश कोड प्रोवाइडेड इक्वालिटी बिफोर लॉ इन फ्रांस? तो आपका आंसर हो जाएगा नेपोलियनिक कोड प्रोवाइडेड इक्वालिटी बिफोर लॉ इन फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप केम विद डैश इन 1789? तो आपका आंसर हो जाएगा फ्रेंच रेवोल्यूशन। देखिए सबसे पहले राष्ट्रवाद की जो अभिव्यक्ति हुई थी वो फ्रांसीसी क्रांति जो 14 जुलाई 1789 को हुई थी उसके द्वारा हुई थी। नेक्स्ट आता है आफ्टर रशियन ऑक्यूपेशन ऑफ पोलैंड द डैश लैंग्वेज? तो आपका यहाँ पर आंसर होगा द पोलिश लैंग्वेज वॉज फोर्स्ड आउट ऑफ स्कूल। देखिए
जब रशिया ने पोलैंड को ऑक्यूपाई कर लिया तो पोलिश लैंग्वेज को वहाँ पर बैन कर दिया गया और रशियन लैंग्वेज को वहाँ पर क्या कर दिया था, इम्पोज कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर वॉज द इम्पैक्ट ऑफ पीसेंट अपराइजिंग ऑफ 1848 ऑन फ्रांस। देखिए 1848 के अंदर पीसेंट अपराइजिंग हुआ था, उसके कौन कौन से इम्पैक्ट थे या नहीं थे उसके बारे में हमें यहाँ पर क्या करना है, डिस्कस करना है। तो यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कौन कौन से इम्पैक्ट थे। ए नेशनल असेंबली प्रोक्लेम्ड अ रिपब्लिक, द असेंबली ग्रांटेड सफरेज टू ऑल एडल्ट मेल्स अबाउट 21 ईयर्स। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, ये आपके इम्पैक्ट थे जो आपका अपराइजिंग हुआ था कहाँ पर, फ्रांस के अंदर, पेरिस के अंदर 1848। नेक्स्ट है, नेम द इवेंट दैट मोबिलाइज्ड नेशनलिस्ट फीलिंग अमंग द एजुकेटेड एलिट अक्रॉस यूरोप इन 1830 एंड 1848। देखिए 1830 से 1848 के बीच में जो राष्ट्रवादी भावनाएं फैली थी एजुकेटेड मिडिल क्लास में, एलिट क्लास के अंदर, वो किस कारण से फैली थी, तो आपका आंसर हो जाएगा ग्रीक वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जो 1821 से शुरू होता है और 1832 में जो ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल होती है उसके द्वारा ग्रीक एक इंडिपेंडेंट क्या बन जाता है, नेशन बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस आफ्टर फ्रेंच रेवोल्यूशन लेड टू द ट्रांसफर ऑफ सोवरेनिटी फ्रॉम द मोनार्की टू ए। तो आपका आंसर होगा बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन। देखिए 1789 की क्रांति के बाद जो सत्ता थी उसका हस्तांतरण हो जाता है, राजा के हाथ से सत्ता निकलकर जो फ्रेंच सिटीजन है उनके हाथों में क्या चली जाती है, सत्ता चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश बिलीव दैट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशंस ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी लाइक द मोनार्की, द चर्च, सोशल हायरार्कीज, प्रॉपर्टी एंड द फैमिली शुड बी प्रिजर्व्ड। देखिए ये मानना था रूढ़िवादियों का, कंजर्वेटिव्स का, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट वॉज एन आर्टिस्टिक, लिटरेरी एंड इंटेलेक्चुअल मूवमेंट that originated in the 18th century in Europe to develop a particular form of nationalist sentiments। तो वो आपके था रोमानीवाद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं रोमांटिसिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन 18 मई 1848, ध्यान से सुनिए, 18 मई 1848 किंग ऑफ पर्शिया रिफ्यूज टू बी द हेड ऑफ मोनार्की सब्जेक्टेड टू पार्लियामेंट। तो आपका आंसर होगा फ्रेडरिक विलियम फोर्थ, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ। नेक्स्ट है, डैश वर इनहेबिटेंट्स ऑफ बल्कान। देखिए बल्कान के निवासियों को स्लाव कहा जाता था, क्या कहा जाता था, स्लाव्स। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ऑन 18 मई 1848 फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट कन्वेंट इन द चर्च ऑफ सेंट पॉल ड्राफ्टेड डैश फॉर ए डैश नेशन टू बी हेडेड बाय ए मोनार्की सब्जेक्ट टू ए पार्लियामेंट। तो यहाँ पर पहले में आएगा ड्राफ्टेड कॉन्स्टिट्यूशन, फॉर ए तो आपका यहाँ पर होगा जर्मन नेशन, विच नेशन, जर्मन नेशन। 18 मई 1848 को 831 जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के, वो सेंट पॉल चर्च में इकट्ठा होते हैं। वो क्या तैयार करते हैं, एक संविधान तैयार करते हैं, किस राष्ट्र के लिए, जर्मन राष्ट्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, डैश वाज फोर्सिबली इनकॉर्पोरेटेड इनटू यूनाइटेड किंगडम ऑफ 1801। देखिए प्यारे बच्चों, इसका आंसर होगा आयरलैंड। देखिए 1707 के अंदर एक एक्ट ऑफ यूनियन पास होता है। एक्ट ऑफ यूनियन किस किस के बीच में होता है, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड, इंग्लैंड प्लस स्कॉटलैंड। जिसके बाद किसका फॉर्मेशन होता है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। ये भी क्वेश्चन आगे आ ही जाएगा कि यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना कौन से एक्ट से हुई। तो आपका आंसर होगा एक्ट ऑफ यूनियन। कब हुआ था, 1707। और इसी यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन में 1801 के अंदर आयरलैंड को फोर्सली इनकॉर्पोरेट किया गया। तो ये आपको क्या रखना है, ध्यान रखना है, एक्ट ऑफ आयरलैंड के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड डैश वर द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन। तो आपका आंसर होगा यूनियन जैक, यूनियन जैक एंड द नेशनल एंथम, एंड द नेशनल एंथम वर द सिंबल्स ऑफ न्यू ब्रिटेन। नेशनल एंथम कौन सा है, ये आपको ध्यान रखना है, गॉड सेव अवर नोबल किंग, गॉड सेव अवर नोबल किंग। और यूनियन जैक जो है वो आपका किसका झंडा है, इंग्लैंड का झंडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following is false with respect to Frankfurt Parliament of 1848? इस दो स्टेटमेंट दी गई, इनमें से कौन सी फॉल्स स्टेटमेंट है रिगार्डिंग टू द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ऑफ 1848? फर्स्ट आता है, द इलेक्टेड मेंबर्स ड्राफ्टेड ए कॉन्स्टिट्यूशन अंडर विच जर्मन नेशन टू बी हेडेड बाय मोनार्की सब्जेक्ट टू अ पार्लियामेंट। फर्स्ट आपका क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। सेकेंड है, फ्रेडरिक विलियम फोर्थ एक्सेप्टेड द प्रपोजल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फॉल्स। तो आपका आंसर होगा जो आपका सेकंड ऑप्शन है वो आपका क्या है, फॉल्स है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हेडेड द वियना कांग्रेस ऑफ 1815। देखिए वियना कांग्रेस की अध्यक्षता किसने की, तो आपका आंसर होगा द ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। नेपोलियन बोनापार्टे की हार के बाद चार जो शक्तियां थी, ब्रिटेन, रशिया, पर्शिया, ये सब कहाँ इकट्ठे होते हैं, वियना के अंदर इकट्ठे होते हैं। और वियना कांग्रेस की जो हेडशिप करते हैं वो कौन करते हैं, ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट सोसाइटीज वॉज फाउंडेड बाय जूसेपे मैत्सिनी एंड वेयर। देखिए जूसेपे मैत्सिनी जिनका जन्म 1807 में जेनेवा के अंदर हुआ था, वो एक इटालियन रेवोल्यूशनरी थे जिन्होंने लिगुरिया के अंदर 1831 के अंदर एक क्रांति करने का एफर्ट किया था। उसके बाद उनको एक्साइल कर दिया गया था। आफ्टर दैट ही फाउंडेड टू सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन, एक थी यंग इटली इन मर्साइल्स और दूसरा था यंग यूरोप इन बर्न। तो आपका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ओनली 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका व्हेन फ्रेंच sneezes the rest of Europe catches cold, who said these words। तो आपका आंसर हो जाएगा ड्यूक मेटरनिक द ऑस्ट्रियन चांसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर आफ्टर इट्स यूनिफिकेशन। सो योर आंसर इज द पर्शियन किंग केसर विलियम फर्स्ट प्रोक्लेम्ड एज द किंग ऑफ जर्मन एम्पायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है During the middle of the 19th century, Italy was divided into how many states? तो आपका आंसर हो जाएगा Italy was a fragmented state divided into 7 small states। Next question है which of the following states was ruled by an Italian princely house। देखिए 7 राज्यों में से केवल एक राज्य पर इटालियन प्रिंसली हाउस का शासन था और उसका नाम था सार्डिनिया पिडमोंट। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ द इटली वॉज लेड बाय। तो आपका आंसर होगा सार्डिनिया पिडमोंट अंडर द लीडरशिप ऑफ विक्टर इमैनुअल सेकंड। और जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वो थे आपके काउंट कावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एक्ट ऑफ यूनियन बिटवीन इंग्लैंड एंड, तो यहाँ पर आ जाएगा स्कॉटलैंड, रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। देखिए 1707 के अंदर एक्ट ऑफ यूनियन होता है, दो देशों के बीच में होता है, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। नेक्स्ट है डैश वॉज ए फीमेल एलिगरी विच रिप्रेजेंटेड द पीपल्स नेशन इन फ्रांस। तो आपका आंसर हो जाएगा मारिगान। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज इन द एरिया विच वॉज कॉल्ड। तो आपका आंसर आ जाएगा बल्कान्स। और धीरे धीरे बल्कान जो रीजन था वो किसका कारण बना था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का कारण भी बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए फोर्स विच ब्रॉट अबाउट sweeping changes in the political and the material world of Europe in the 19th century was। तो आपका आंसर आ जाएगा द एमरजेंस ऑफ नेशन स्टेट। राष्ट्र राज्यों की उत्पत्ति ये एक ऐसा फोर्स था जिसने चेंज, पॉलिटिकल चेंज किए, मटेरियल चेंज किए 19th सेंचुरी के अंदर यूरोप में। नेक्स्ट है कंजर्वेटिव्स डिड नॉट बिलीव इन एस्टेब्लिशिंग एंड प्रिजर्विंग। तो आपका आंसर आ जाएगा द डेमोक्रेसी। क्योंकि कंजर्वेटिव्स कौन थे, जो मोनार्की सिस्टम, ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टेट एंड सोसाइटी, चर्च सिस्टम, सोशल हायरार्कीज, इनके रूल के अंदर क्या करते थे, बिलीव करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग वॉज डिस्क्राइब्ड एज द मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ सोशल ऑर्डर। तो आपका आंसर हो जाएगा जूसेपे मैत्सिनी, और ये शब्द कहे थे ड्यूक मेटरनिक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रीटी रिकॉग्नाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। तो आपका आंसर हो जाएगा ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंगस्ट द फॉलोइंग Italian leaders was neither a revolutionary nor a democrat। So your answer is Count Cavour। देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अभी तक जितने भी कराए सबको ध्यान से सुनना है और सारे क्वेश्चन को 1 by 1 लर्न करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब। नेक्स्ट क्वेश्चन है What did the ideas of Le Patrie and Le Citoyen signify in the French Revolution। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के दौरान फ्रांस के लोगों के अंदर सामूहिक एकता की भावनाओं को पैदा करने के लिए कुछ वर्ड्स इंट्रोड्यूस किए गए थे, जिसमें से 2 वर्ड्स थे ले पाट्रे एंड ली सिटोयन। तो ले पाट्रे का मतलब होता है द फादरलैंड और ली सिटोयन का मतलब होता है द सिटीजन। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट है एली। एली वॉज द मेजरिंग यूनिट इन जर्मनी वॉज यूज टू मेजर। तो आपका आंसर आ जाएगा क्लॉथ। क्या आ जाएगा, क्लॉथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन फंक्शन ऑफ द पर्सियन जोलेवेरियन।
देखिए जोलेवेरियन एक कस्टम यूनियन थी जो 1834 में बनी थी। ध्यान रखना किसके इनिशिएटिव पर बनी थी, पर्शिया के इनिशिएटिव पर बनी थी। और इन्होंने जो इंपॉर्टेंट इनका जो वर्क था वो क्या था, एबोलिश टैरिफ बैरियर्स। इन्होंने टैरिफ बैरियर्स को क्या कर दिया था, हटा दिया था। और नंबर ऑफ करेंसी जो 30 से ज़्यादा थी उसको घटाकर कितना कर दिया था, 2 कर दिया गया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से क्या करना है, लर्न करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रोक्लेम्ड द फर्स्ट किंग ऑफ यूनिफाइड इटली। तो आपका आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the given points did not define the term liberal nationalism for the people of Europe in the 19th century। देखिए जो लिबरलिज्म है, लिबरलिज्म आपका एक इंग्लिश वर्ड है जो आपके लेटिन रूट लिबर से निकला है, जिसका मतलब होता है फ्री। ये पॉलिटिकल, इनकी पॉलिटिकल एस्पेक्ट अलग थे, इनके इकोनॉमिक एस्पेक्ट अलग थे। तो ये 4 स्टेटमेंट हैं, इनमें से कौन सा डिफाइन नहीं करता है लिबरल नेशनलिज्म को। फर्स्ट आपका फ्रीडम फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ, बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट बाय कंसेंट, ये भी ठीक है। एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लेरिकल प्रिविलेजेस, ये भी आपका ठीक है। गवर्नमेंट एम्पावर्ड टू वायलेट द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, ये आपका आंसर क्या है, ये इसको डिफाइन नहीं करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसके अंदर क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु प्लेड द की रोल इन यूनिफाइंग जर्मनी। तो जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था ओटो वॉन बिस्मार्क, जिसको फादर ऑफ द यूनिफिकेशन ऑफ क्या कहा जाता है, जर्मनी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग असर्शन इज नॉट ट्रू अबाउट द लिबरल नेशनलिस्ट ऑफ यूरोप। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, दे सपोर्टेड द यूनिवर्सल सफरेज एंड डिनाइड द राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी। तो ये आपका क्या है, ये ट्रू नहीं है रिगार्डिंग द लिबरल नेशनलिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू regarding romanticism and national feeling in Europe। तो आपका आंसर होगा, the romantic artists and poets generally did not criticize the glorification of science and reason। देखिए एक्चुअली जो आपका रोमांटिसिज्म था वो अगेंस्ट द ग्लोरिफिकेशन ऑफ साइंस एंड द रीजन। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which one of the following countries is known as the cradle of civilization। क्रेडल ऑफ यूरोपियन सिविलाइजेशन भी अगर कहे तो राइट आंसर होगा आपका ग्रीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग होस्टेड द कांग्रेस एट वियना इन 1815। योर आंसर इज ड्यूक मेटरनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832। इट रिकॉग्नाइज ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46, which of the following is true with respect to the first half of the 19th century Europe। तो फर्स्ट है, there was an enormous increase in population, ये भी आपका क्या है, ट्रू है। there was a huge food shortage and widespread unemployment, तो ये आपका क्या है, सही है, ट्रू है। तो आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट है, द मोस्ट सीरियस सोर्स ऑफ नेशनलिस्ट टेंशन इन यूरोप आफ्टर 1871 वॉज। तो आपका आंसर हो जाएगा बल्कान रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आफ्टर ए फेल्ड रिवोल्ट लेड बाय वोल्फटॉन एंड हिज यूनाइटेड आयरिशमैन डैश वाज फोर्सिबली incorporated into United Kingdom in 1801। so your answer is आयरलैंड। आयरलैंड को इनकॉर्पोरेट करने से पहले एक वहाँ पर फेल्ड रिवोल्ट हुआ था लेड बाय वोल्फटॉन, और वो फेल हो जाने के बाद, असफल हो जाने के बाद आयरलैंड को 1801 में इनकॉर्पोरेट कर लिया गया था। नेक्स्ट है, द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल ऑफ 1832 रिकॉग्नाइज। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी, ग्रीक एज एन इंडिपेंडेंट नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग द डिफीट ऑफ नेपोलियन 1815 यूरोपियन गवर्नमेंट्स वर ड्राइवन बाय ए स्प्लिट ऑफ। तो आपका आंसर हो जाएगा कंजर्वेटिज्म, क्योंकि 1815 में नेपोलियन के हार के बाद सबसे पहला स्टेप जो कंजर्वेटिव्स ने उठाया था, उन्होंने क्या किया था, बुर्बोन डायनेस्टी को रिस्टोर किया गया था, विच वॉज डिपोज्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन। और बुर्बोन डायनेस्टी कौन सी थी, लुई 16, जिस वंश के क्या थे, राजा थे। सो डियर स्टूडेंट्स, today we discuss 50 MCQs, important terms and the timeline of this chapter. Rest of the question answer or MCQs we will discuss in the next part of the video. So you have to watch this video and learn all the important MCQs, timeline and the important terms. Like this video and subscribe Bharat Humanities classes. Jai Hind,
जय भारत।